लूटते थे, शेतकरी का। 100 क्विंटल किसी ने गेहूं उत्पन्न किया, 90 क्विंटल गेहूं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, 10 क्विंटल शेतकरी के पास बचता था। और गांव गांव से ये गेहूं कलेक्ट होके मालगाड़ी के डब्बों में भर के मुंबई जैसे स्थान पे पहुंचाया जाता था, जहां से शिप में भर के वो गेहूं इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड में फिर उससे बेकरी इंडस्ट्री चलती थी, पाव रोटी बनती थी, डबल रोटी बनती थी। उस समय इंग्लैंड में गेहूं नहीं होता था, भारत से जाता था। तो गांव के शेतकरी से लूटना और इंग्लैंड भेजना। अब शेतकरी समाज कई बार अंग्रेजों से झगड़ा करता था, इसके लिए नहीं देते थे, बहुत सारे शेतकरी लगान नहीं देते थे, तो अंग्रेज फिर उनके साथ मारपीट करते थे। कानून बनाए हुए थे कि जो शेतकरी लगान नहीं देगा उसको मारा जाए, पीटा जाए। तो कोड़े से मारते थे, लेशेस, जिसमें लोहे की कील लगी रहती थी, और किसी भी शेतकरी को 100 कोड़े मारते थे। 5 कोड़े खाते खाते शेतकरी मर जाता था। ये उनका तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सारे देश में इसके खिलाफ शेतकरी समाज में विद्रोह हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों को कई शेतकरी नागरिकों ने गर्दन से काट दिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि ये अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करो। तो इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसके लिए कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस का काम क्या? लूट करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना, ताकि वो पूरी ताकत से लूट सके। इसके लिए पुलिस बनाई। और पुलिस जब बनाई तो कानून तय कर दिया, इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं सुनाता हूं। पूरे कानून का एक ही मतलब है, पुलिस अधिकारी के हाथ में सारे अधिकार और भारतीय नागरिक के हाथ में कुछ नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको डंडे से पीट सकता है, क्योंकि डंडा उसके हाथ में है, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून से उसको डंडा दिया हाथ में। और अंग्रेजों ने इस इंडियन पुलिस एक्ट में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया, वर्णन किया, तो उसमें लिखा कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, और बनाया गया लूट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। तो पुलिस वही काम आज तक कर रही है। अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से बनाया था, उसी उद्देश्य को आज भी पुलिस पूरा कर रही है। कलेक्टर को प्रोटेक्शन देती है, कमिश्नर को प्रोटेक्शन देती है, भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देती है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटना चाहें लूटें, पुलिस का पूरा समर्थन और सहयोग इन लूटखोर पुढ़ारियों को, अधिकारियों को हमेशा मिलता है। और लूटने वाले भारतवासी को कभी भी पुलिस का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि कानून ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप लूटोगे और लूटने के लिए पुलिस भी आपके साथ है, मैं आपसे ये कहूं कि मैं लातूर में आऊं और आपको लूटूं, जेब काटूं, आपके घर में जाके डकैती डालूं, आप क्या करोगे? पकड़ के पुलिस को दे दोगे। लेकिन पुलिस अगर मेरा सहयोग कर रही है लूटने में, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कानून ऐसा है कि मैं आपकी जेब काटूं, वो कानूनन है। ऐसे में जेब काटूंगा, आप हल्ला मचाओगे, चिल्लाओगे, मेरी जेब क्यों काटी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मान लो लातूर में कानून ही बन जाए जेब काटने का, तब क्या करोगे आप? और मैं जब कानून से जेब काटूंगा आपकी, तो कहूंगा मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, आपकी जेब कटे तो मेरे का क्या लेना देना इससे। सारे पुढ़ारी यही कहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, माने लूटने के कानूनों का पालन करते हैं। अब आपकी लूट होती है तो हम क्या करें इसमें? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अब कानून लूटने के लिए, तो हम क्या करें? ये लूटने के कानून कैसे हैं? आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट।
और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए, किसानों को, शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू, और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें। तो एक अंग्रेज होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वहीं लूटो उसको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। फिर बाद में उसी विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो उनको बिक्री के समय। तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पे फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया इनकम टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स और एक लगाया रोड टैक्स। दो अलग अलग लगाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेके किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री पॉइंट पे फिर लूटो इनको। तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो, वो लगाया एग्जिट टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे, कमाएंगे मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर वहां लूटो इनको। तो प्रॉपर्टी टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी उद्योगपति पैसा कमाएगा, मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा, तो घर के नाम पे फिर लूटो इनको, हाउस टैक्स। घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो, स्टाम्प ड्यूटी। तेईस तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया। 23 तरह से। माने अंग्रेजों ने इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प टैक्स, ये सब मिलाकर 23 तरह के टैक्स लगाए व्यापारियों को लूटने के लिए, और शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू। अब 1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे ये सब खत्म करो। गांधी जी बार बार यही कहते थे, अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए ये व्यवस्था चलाई। लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य ये था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला। अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता। वो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम, क्योंकि उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए। अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त 1947 को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, उसको हमने ना फेंका ना जलाया, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब वही सिस्टम चल रहा है और भारत को लूट रहा है। अब कितना लूट रहा है ये सिस्टम भारत को? अंग्रेजों ने तो 250 साल में 300 लाख कोटि रुपए लूटा था। आजादी के पिछले 63 साल में इस सिस्टम ने देश को अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया। अब होता क्या है कि पहले जहां गवर्नर जनरल होता था वहां भारत के पुढ़ारी हैं। इस समय कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है। ये सब गवर्नर जनरल की ताकत वाले अधिकारी हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, मंत्री कहते हैं। और उसके नीचे कमिश्नर, कलेक्टर की पूरी हायरार्की खड़ी है लूट में मदद करने के लिए। तो आज के जो काले अंग्रेज हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं, क्योंकि इन सब में आत्मा अंग्रेजों वाली ही है। ये देखने में भारतीय लगते हैं, कपड़े भी आपके जैसे मेरे जैसे पहनते हैं, आत्मा इनकी पूरी अंग्रेजों वाली है। आज के पुढ़ारी किसी भी मामले में रॉबर्ट क्लाइव से कम नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने लूट का जो रिकॉर्ड बनाया, पुढ़ारियों ने वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है अभी।
उदाहरण दूं, एक काला अंग्रेज पुढ़ारी इस देश में, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना वो। ये कहानी तो आपको मालूम है, मैं तो याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं आप। मधु कोड़ा नाम का एक काला अंग्रेज पुढ़ारी के रूप में झारखंड का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, 2 वर्ष के लिए। और वो ऐसा सीएम था जो अपक्ष था, उसकी कोई पक्ष नहीं थी, निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था, चुन के आया और झारखंड के पुढ़ारियों ने मिलकर उसको सीएम बना दिया। ऐसा था। अब जिसकी पक्ष नहीं थी वो पुढ़ारी सीएम बन गया। उसने अंधाधुंध लूटा पूरे झारखंड का खजाना और उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने 5,600 कोटी रुपए लूटा 2 वर्ष में। 5,600 कोटी 2 वर्ष में। फिर उसको पूछा गया कि तुमने अकेले ने लूटा? उसने कहा मुझको जो समर्थन दे रहे थे उन्होंने भी लूटा, मैं अकेला थोड़ी लूट सकता हूं। क्योंकि ध्यान रखना, लूट में ऊपर से नीचे तक हिस्सा होता है, तभी लूट हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। तो उसने कहा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने भी लूटा, मैंने भी लूटा। तुम्हारा पैसा कहां है? तो उसने कहा स्विस बैंक में। तो मधु कोड़ा के कहने पर अधिकारी स्विट्जरलैंड गए तो वहां मधु कोड़ा के 8 खाते मिले। 2 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा उसके स्विट्जरलैंड की बैंकों में 8 खाते हैं और उसमें 5,600 कोटी रुपए जमा हैं। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। अब भारत के सबसे गरीब राज्य में अपक्ष मुख्यमंत्री 2 साल में 5,600 कोटी लूट सकता है, तो भारत के सबसे श्रीमंत राज्य महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री 10-10 साल रह चुके, उन्होंने 50,000 कोटी तो लूटा ही होगा। इससे तो कम सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र भारत का सबसे श्रीमंत राज्य है। पर कैपिटा इनकम में भारत के सबसे पहले नंबर पर है। एक जमाना था कि भारत का सबसे श्रीमंत राज्य पंजाब था, लेकिन जो आतंकवाद घुस गया ना पंजाब में, तो पंजाब बहुत पीछे चला गया। अभी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। तो मैं तो महाराष्ट्र को सोच सोच के दुखी होता रहता हूं कि ये सबसे श्रीमंत राज्य में ऐसे कम से कम 10 पुढ़ारी हैं जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कितना लूट मचाई होगी, और वो सब पक्ष के हैं, अपक्ष नहीं है एक भी। सब पक्ष के। पक्ष वाला तो ज्यादा लूटेगा ना, अपक्ष वाला 5,600 कोटी लूटेगा 2 साल में, तो पक्ष वाला 2 साल में 10,000 कोटी तो लेने ही वाला है, ये तो पक्का। तो मधु कोड़ा का जब बात समझ में आया तो हमने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया। जन्म कुंडली वो नहीं राहु केतु वाली, वो हमको नहीं आती। हमने जन्म कुंडली वो बनाई है कि ये पुढ़ारी जब राजनीति में आया तो इसके घर में कितनी संपत्ति थी और राजनीति में आने के बाद कितनी हुई। तो बिना नाम लिए, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश नहीं है नाम लेने के लिए, इसलिए बिना नाम लिए कहूंगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले घर में उसके टूटी साइकिल नहीं थी। महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री बना, केंद्र में कई बार मंत्री बना, आज भी है। आज उस पुढ़ारी की 25 साल में संपत्ति 72,000 कोटी की हो चुकी है। पच्चीस साल पहले जिसके घर में 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं थी, आज उस पुढ़ारी के पास मुंबई से पुणे के बीच की हजारों एकड़ जमीन है, उस अकेले पुढ़ारी के पास। ऐसी एक पुढ़ारी है जो नासिक में 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था और हमारे पास उसके प्रमाण है। पुलिस रिकॉर्ड से हमने प्रमाण निकाले।
25 साल पहले नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, मुख्यमंत्री हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री हुआ। आज उसकी संपत्ति 55,000 कोटी की है। इसी महाराष्ट्र में एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था। आज उसकी संपत्ति 45,000 कोटी की है। और सारे भारत में ऐसे पुढ़ारियों की संख्या 80,000 है। मैंने 3 बताए, अभी 4 बताए, एक मधु कोड़ा और बाकी ये 3। मधु कोड़ा का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमिशन मिल गई है, कोर्ट ने कहा है कि इसका नाम ले सकते हो। बाकी का नाम कब लेंगे? जब कोर्ट परमिशन दे देगा तो उनका भी ले लेंगे। लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। अब मधु कोड़ा को मैं मानता हूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का पुनर्जन्म है। रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसकी आत्मा इसमें प्रवेश कर गई, और रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसी की आत्मा महाराष्ट्र के इन 3 पुढ़ारियों में प्रवेश की हुई। लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं, और पूरा खानदान लूट रहा है, अकेले नहीं लूट रहे, पूरा खानदान लूटने में लगा, पूरा परिवार लूटने में लगा रखा है। बेटी लूट रही है, दामाद लूट रहा है, भतीजा लूट रहा है, सब लूट रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं साहब देश की सेवा कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर वक्त है। साहब देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा दिखता नहीं कि वो दनादन लूट रहे हैं। ये जो लूटने वाले साहब है ना, इनके बेटे बेटियों का कुछ हमने हिसाब किताब जोड़ा। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि ये लूटखोर पुढ़ारियों के बेटे या बेटियां जब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो 1 मिनट में 20,000 रुपए खर्च करते हैं। 1 मिनट में 20,000 रुपए पर मिनट का उनका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग मॉल में जाके खरीदी करने का। ये अभी मैं पुणे गया एक शॉपिंग मॉल में, इसीलिए गया कि अक्सर वहां पुढ़ारियों के बेटे बेटी आते हैं खरीदने को। वहां जाकर मैंने कैलकुलेशन किया। मैं पूछा 1 घंटे की शॉपिंग कितने रुपए की होती है उनकी? तो उन्होंने कहा आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आधे घंटे की पूछो, 15 मिनट की पूछो। तब कैलकुलेट करते करते 1 मिनट पे आया तो 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं शॉपिंग मॉल। और दुख मुझे ये है कि भारत के 84 कोटी लोगों को 24 तास में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है जेब में। 84 कोटी लोग एक दिन में 24 तास में 20 रुपए खर्च नहीं कर पाते, और ये लूटखोर पुढ़ारियों के एक एक बेटा या बेटी का शॉपिंग मॉल का खर्चा 20,000 रुपए। ऐसा भारत बना दिया आजादी के 63 साल। और अब की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है? सत्ता में आओ, मंत्री बनो, लूटो, लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीतो, फिर मंत्री बनो, फिर लूटो, फिर पैसे खर्च करो, फिर चुनाव जीतो, फिर लूटो, फिर मंत्री बनो। एकमात्र कार्यक्रम है ये, एकमात्र। और वोट लेके जीत के मंत्री बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूटेंगे कैसे? तो वोट लेने के लिए पैसे खर्च करो, दारू की बोतल दो, 1000 रुपए देना पड़े, 1500, 2000, एक एक परिवार को पैसे पहुंचाओ, शराब पहुंचाओ, और आप उनको साड़ियां दो, कुछ भी टेलीविजन दो, जो देना है दो, वोट ले लो, माने खरीदो वोट, ताकि आपको लूटने का लाइसेंस मिले। और हम सब क्या कहते हैं? हमने तो ये पुढ़ारी को चुन के दे दिया 5 साल के लिए, आप इसको करेक्ट करिए। आपने 5 साल के लिए उसको लूट का लाइसेंस दे दिया, चुनकर नहीं दिया। अब 5 साल वो लूटेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। और अगले 5 साल बाद फिर आ गया तो फिर लूटेगा, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसको। और इसलिए हर पुढ़ारी ने अपने पूरे खानदान को उतारा है इस बिजनेस में, क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। यहां इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और आमदनी लाखों कोटि रुपए की। आपको कुछ लाख या कुछ कोटि रुपए कमाने बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उद्योग चलाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, फिर गालियां सुननी पड़ती है, ग्राहक की गालियां सुनो,
और फिर टैक्स डिपार्टमेंट की गालियां सुनो। कितनी तकलीफों से आप कुछ कोटि कुछ लक्ष रुपए कमाते हैं। इन पुढ़ारियों को तो कुछ नहीं सुनना है। मैं कई बार यह सोचता हूं कि मान लो मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूं तो मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता। ये पुढ़ारी तो बिना इन्वेस्टमेंट के पार्टनर हैं आपके, ये तो सीधे लूट लेते हैं आप।